नमस्ते। आज का पाठ है वितान भाग 2 से पाठ संख्या 1 सिल्वर वेडिंग, जिसके लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी। अक्षरबारा के अन्य सभी हिंदी पाठ मेरे चैनल पर आप प्लेलिस्ट देखें अक्षरबारा की, उसमें आपको मिल जाएंगे। तो पाठ का सार यहाँ देखते हैं। यशोधर पंत, जो कि इस पाठ का मुख्य पात्र है, यह कहानी उनके ही चारों ओर घूमती है। और यशोधर पंत, जो कि सरकारी दफ्तर में सेक्शन ऑफिसर हैं, दिल्ली में गोल मार्केट में रहते हैं, पुरानी विचारधारा वाले हैं। उनके परिवार के सदस्य आधुनिक विचारों को मानते हैं और इस कारण उनमें आपस में मतभेद रहते हैं। अर्थात यशोधर बाबू के विचार अपने परिवार के अन्य सदस्यों से मेल नहीं खाते। वाई.डी. पंत, यशोधर बाबू पंत का परिवार कैसा था, इसके बारे में जानते हैं। उनकी पत्नी, जो मूलतः संस्कारी ही थी, परंतु अब बच्चों के साथ साथ उसने भी अपने आप को नए परिवेश में ढाल लिया था, आधुनिकता के रंग में रंग गई थी। अपनी पत्नी के मॉडर्न बनने पर वे उसे शाहनल बुढ़िया कहते थे और कभी उसके पहनावे को देखकर चटाई का लहंगा कह दिया करते थे और उनके बनने संवरने को देखकर कहते थे कि बूढ़ी मुँहा से लोग करे तमाशे। इस तरह से मजाक बनाया करते थे। यशोधर बाबू के 3 बेटे और 1 बेटी थे। बड़ा बेटा भूषण 1500 रुपये प्रति माह पर विज्ञापन कंपनी में काम करता था और दूसरा बेटा IAS की तैयारी कर रहा था। तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका जा चुका था। बेटी डॉक्टरी की उच्चतम पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना चाहती थी और विवाह के लिए वह बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, किसी को पसंद ही नहीं करती थी। पाठ के शुरू में हम देखते हैं दफ्तर का दृश्य है। यशोधर बाबू अपनी घड़ी देखते हैं, उसमें 5:30 बज चुके हैं, जबकि दफ्तर की घड़ी, दीवार घड़ी 5:25 बजा रही है। 5 मिनट सुस्त है, यह कहकर वे दफ्तर से जाने के लिए उठ खड़े होते हैं। दफ्तर का एक कर्मचारी उनकी घड़ी पर, जिसका नाम चड्डा है, उनकी घड़ी पर व्यंग कसते हुए उसे चूने दानी कहकर यशोधर बाबू से डिजिटल घड़ी लेने की बात कहता है। तब यशोधर बाबू कहते हैं कि यह उन्हें शादी में मिली थी और अब भी अच्छा काम कर रही है, अच्छे से समय बता रही है, सही समय बता रही है। जब उनसे पूछा जाता है कि शादी की तारीख क्या थी, तब वे बताते हैं और उनके दफ्तर का दूसरा कर्मचारी मेनन हिसाब लगाकर बताता है कि आज तो उनकी सिल्वर वेडिंग है, यानी उनकी शादी को 25 साल पूरे हो गए हैं, यानी उस दिन उनकी शादी की सालगिरह थी। अब उनसे पार्टी मांगी जाती है तो यशोधर बाबू कुल 30 रुपये पार्टी के लिए देते हैं। थोड़ा कंजूस हैं, पहले 10 देते हैं, जब बहुत इंसिस्ट करते हैं सब तो 20 और निकाल के देते हैं, लेकिन खुद चाय पार्टी में शामिल नहीं होते। उन्हें किशनदा की याद आती है। किशनदा की कई बातों को वे फॉलो करते थे, उनका अनुसरण किया करते थे और किशनदा ने जिस तरह से उन्हें दफ्तर में अन्य कर्मचारियों के साथ व्यवहार करना सिखाया था, उसी पर वे अब तक चलते थे और दफ्तर में गप्पेबाजी वगैरह करना उनको संभव इम्प्रॉपर लगता था। इसी समय उन्हें जब किशनदा की याद आती है तो वे बातें भी याद आती हैं कि जब दिल्ली वे आए थे मैट्रिक पास करके, तो किशनदा ने ही उन्हें अपने घर में शरण दी थी और सरकारी नौकरी के लिए उनकी उम्र कम थी, इसलिए उन्हें अपने घर में जो मेस थी उसका रसोइया बना दिया था और घर भेजने के लिए 50 रुपये एडवांस भी दिए थे। यशोधर बाबू किशनदा को अपना आदर्श मानते थे। मैट्रिक पास करने के बाद से ही वे उनके पास रहे थे और उन्होंने उनके व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनकी सीखों से उन्होंने प्रेरणा ली, सीख ली, उनका अनुसरण किया और उनकी जो दफ्तर में विभिन्न रूप वे देखते थे, सैर पर किस तरह से निकलते थे, एक आदर्शवादी व्यक्ति के रूप में जो उनकी छवि थी किशनदा की, उसने यशोधर बाबू को बहुत प्रभावित किया था। किशनदा के बारे में जानते हैं, वे जीवन भर अविवाहित रहे। उनके स्वभाव की विशेषताएं थीं कि वे सरल हृदय व्यक्ति थे, सादगी पसंद थे, धर्म कर्म में विश्वास करते थे, सहयोगी थे, परोपकारी थे और सामाजिक थे और
सिद्धांतवादी थे, आदर्शवादी थे, मार्गदर्शक थे। उन्होंने बहुत से बच्चों को अपने साथ रखा था, बहुत से लड़कों को अपने साथ रखा हुआ था। उनको जो नौकरी के लिए आते थे दिल्ली में पहाड़ से, उनको अपने पास रखकर उन्हें रहने की जगह दी और नौकरी ढूंढने में उनकी सहायता की। अनुभवी व्यक्ति थे और अपनी संस्कृति से प्रेम करते थे। यशोधर बाबू ने ये सब उनसे सीखा और उनका अनुसरण करते थे। यशोधर बाबू दफ्तर से निकल पड़ते हैं और उन्हें घर जाना है, लेकिन घर जाने से पहले उनका एक रूटीन है। दफ्तर से पहले वे बिड़ला मंदिर जाते हैं, बिड़ला मंदिर के पार्क में बैठकर प्रवचन सुनते हैं और उसके बाद वे सब्ज़ी मंडी जाते हैं। सब्ज़ी मंडी से साग सब्ज़ी खरीद के फिर घर पहुंचते हैं। इस तरह से 5 बजे बंद होने वाले ऑफिस से वे निकल कर 8 बजे के बाद ही घर पहुंचते हैं और घर से दफ्तर तक और दफ्तर से घर तक उनका आना जाना पैदल होता है। पहले वे साइकिल पे जाते थे, अब बच्चे बड़े हो गए हैं और वे कहते हैं कि साइकिल पर तो चपरासी दफ्तर जाते हैं, उन्हें उनका साइकिल पर जाना पसंद नहीं। यशोधर बाबू क्या करें, स्कूटर उन्हें पसंद नहीं, कार वे खरीद नहीं सकते, तो उन्होंने पैदल ही जाना आना शुरू कर दिया। अब आज भी और दिन की तरह वे दफ्तर से पहले मंदिर की तरफ जा रहे थे और जा रहे थे जब रास्ते में उन्होंने देखा किशनदा के उस क्वार्टर पर जिसमें वे रहा करते थे, वहाँ तोड़कर 3 मंजिला मकान बनाया जा रहा था और उसे देख के उन्हें किशनदा की याद आती है। उनके बच्चे भी चाहते थे कि अब यशोधर बाबू अपने पद के अनुकूल बड़ा मकान ले लें, सरकार देती है, लेकिन यशोधर बाबू का मोह उस स्थान से था और वे यहाँ से कहीं और जाना ही नहीं चाहते थे। यशोधर बाबू आजकल जिस मानसिक द्वंद्व से गुजर रहे हैं उसके कारण वे एक बार को सोचते हैं कि काश किशनदा की तरह वे भी अविवाहित रहते और समाज सेवा में जीवन लगा देते, परंतु फिर उन्हें किशनदा की मृत्यु की बात याद आती है। किशनदा के रिटायरमेंट के बाद जब उन्हें मदद की ज़रूरत थी तब किसी ने भी उन्हें अपने यहाँ रहने के लिए जगह नहीं दी। वे ही लोग थे जिन्हें किशनदा ने अपने घर में रखकर नौकरी ढूंढने में मदद की या उनको सहारा दिया था। आज उनके लिए कोई भी मदद करने आगे नहीं आया, यहाँ तक कि यशोधर बाबू भी उनकी मदद नहीं कर पाए। किशनदा जब पुश्तैनी गांव चले जाते हैं और वहाँ बिना किसी बीमारी के उनका 1 साल के बाद ही निधन हो जाता है, ऐसे में यशोधर बाबू सोचने पर विवश हो जाते हैं कि किस कारण उनकी मृत्यु हुई होगी। फिर वे मन में सोचते हैं जो हुआ होगा सो होगा। इस तरह से उनके मन में कई प्रकार की बातें आती हैं और द्वंद्व चलता रहता है। यशोधर बाबू का मंदिर जाना, धर्म कर्म में मन लगाना उनके परिवार वालों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वे कहते थे अभी आप इतने बूढ़े नहीं हुए कि मंदिर में जाकर समय गुजारना शुरू कर दें, लेकिन वे जाते थे। मंदिर के प्रवचन में आज उनका मन नहीं लग रहा था, वे पारिवारिक चिंतन में डूबे हुए थे। प्रवचन में जब जनार्दन नाम आता है तो उन्हें अपने बीमार जीजा की याद आ जाती है। वे अहमदाबाद उनसे मिलने जाना चाहते थे, लेकिन परिवार वालों ने विरोध किया, इस कारण जा नहीं सके। यशोधर बाबू को याद आता है कि उनकी माँ के मरने के बाद उनकी विधवा बुआ ने ही उन्हें पाला पोसा था और यशोधर बाबू रिश्तों को निभाते थे। अपनी बुआ को हर महीने पैसे भेजा करते थे। एक बार जब उन्होंने भूषण अपने बड़े बेटे से कुछ पैसे मांगे तो उसने बुआ को भेजने के लिए पैसे देने से मना कर दिया। तब उन्हें बहुत दुख हुआ। यशोधर बाबू सामाजिक गतिविधियों में भी योगदान दिया करते थे। अब वे यहाँ से उठकर सब्ज़ी मंडी की तरफ जाते हैं और उन्हें याद आता है कि उनके बेटों से अगर वे कहते हैं कि बाज़ार से सामान लाएं तो वे कहते हैं कि नौकर रख लो, खुद नहीं जाते, ना जाना पसंद करते। और उनका बड़ा बेटा उन्हें अपना वेतन भी नहीं देता, अपने पैसे से घर में सामान खरीद कर लाता ज़रूर है, लेकिन फिर उसकी धौंस दिखाता है और उसका यह व्यवहार उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता।
यशोधर बाबू सब्जी लेकर घर पहुंचे तो वहां देखा कि कार खड़ी है जिसमें उनका बड़ा बेटा अपने बॉस को विदा कर रहा है और भी लोग विदा ले दे रहे हैं। घर में पार्टी का माहौल था, सब सजे सवरे थे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। तब उनके बड़े बेटे भूषण ने उलाहना दिया कि आज सिल्वर वेडिंग का दिन है, आज आपकी सिल्वर वेडिंग का दिन है, हमने पार्टी रखी है और आप इतनी देर से आ रहे हैं। सिल्वर वेडिंग की पार्टी ये कब से होने लगी? ये बात जब यशोधर बाबू ने पूछी तो उनके दूर के भांजे ने व्यंग किया कि जब से भूषण ने नौकरी की है तब से। यशोधर बाबू को बहुत दुख हुआ कि किसी ने भी उनसे इस आयोजन के बारे में ना सलाह ली ना बात की। वैसे उन्हें ये पार्टी वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं थी। बच्चों ने बहुत कहा, तब उन्होंने सिल्वर वेडिंग का केक काटा, लेकिन खाया नहीं। बहाना बना दिया कि इसमें अंडा होता है, दूसरा बहाना किया कि अभी मैंने संध्या भी नहीं की है, और फिर वे पूजा करने चले जाते हैं। आज उन्होंने रोज़ से अधिक समय पूजा में लगाया और सोचते रहे कि अधिकतर मेहमान चले जाएं तभी वे उठकर बैठक में आएंगे। पूरी कहानी में कई जगह की तरह यह आयोजन भी उनके लिए समहाउ इम्प्रॉपर ही था। उन्हें पूजा करते हुए भी किशनदा की याद बराबर आती रही। जब पत्नी ने बुलाया तब बैठक में गए और वहाँ उनके बड़े बेटे ने उन्हें एक ऊनी ड्रेसिंग गाउन गिफ्ट किया और कहा कि इसे ही पहनकर वे सुबह दूध लेने जाया करें। यह बात सुनकर यशोधर बाबू को बहुत दुख हुआ। यह बात उन्हें चुभ गई, क्योंकि वे तो उम्मीद कर रहे थे कि शायद बेटा कहेगा कि आप दूध लेने ना जाया करें, कल से मैं चला जाया करूँगा। उसके बजाय बल्कि वह तो गाउन गिफ्ट करके कह रहा है कि वे ही सुबह दूध लेकर आया करें। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दो पीढ़ियों के अंतराल का बहुत ही सुंदर मार्मिक चित्रण इस कहानी में किया गया है। इस कहानी की मूल संवेदना दो पीढ़ियों के बीच के अंतराल को स्पष्ट करना है। आधुनिकता के दौर में यशोधर बाबू परंपरागत मूल्यों को हर हाल में जीवित रखना चाहते हैं। वे पुरानी पीढ़ी के आदर्शों और मूल्यों से जुड़े हैं, जबकि उनके बच्चे नई पीढ़ी के अनुसार जीने में विश्वास रखते हैं। उनकी पत्नी तो अपने बच्चों के साथ खड़ी दिखाई देती है, उसने नए परिवेश में खुद को डाल लिया है, लेकिन वे अपने आदर्श किशनदास से, जिन्हें वे मानते हैं अपना आदर्श, उनसे ही प्रभावित हैं और आधुनिक परिवेश में बदले हुए जीवन मूल्यों और संस्कारों के विरुद्ध हैं। यशोधर बाबू का पूरा व्यक्तित्व किशनदा के प्रभाव में ही विकसित हुआ है। वे किशनदा के व्यक्तित्व की ही प्रतिछाया हैं। यह उनकी कमजोरी ही कही जाएगी, क्योंकि वे जीवन भर अपना कोई महत्व स्थापित नहीं कर पाते। एक तरह से वे किशनदा के रूप में ही जी रहे थे और यह उनके जीवन मूल्यों में बदलाव ना कर पाने का बड़ा कारण रहा भी होगा। इस कहानी में हम दो जुमले पढ़ते हैं जो उनके तकिया कलाम लगते हैं यशोधर बाबू के। समहाउ इम्प्रॉपर, जो हुआ होगा, ये दो कथन, और कहानी का बीज वाक्य भी कह सकते हैं इनको। तो जो हुआ होगा जब वे कहते हैं तो उस समय उनकी मनस्थिति जो सिचुएशन है, जो यथास्थिति है, उसको जैसा का तैसा स्वीकार करने वाली है। वो जैसी स्थिति है वैसा ही उसको स्वीकार कर रहे हैं। और दूसरा कथन जब वे कहते हैं समहाउ इम्प्रॉपर, उसमें शायद वे तय नहीं कर पाते कि सही क्या है, तो कह देते हैं समहाउ इम्प्रॉपर। तो यह उनके मन के अनिर्णय की स्थिति है। कहानी में यशोधर बाबू सहानुभूति के पात्र हैं। पीढ़ीगत अंतराल के कारण परिवार के साथ वे तालमेल नहीं बिठा पाते। उनमें एक तरह का द्वंद्व चलता है, जिसके कारण उन्हें नया कभी कभी खींचता तो है, परंतु पुराना छोड़ता नहीं है। पाठ के आधार पर पुराने जीवन मूल्य इस प्रकार हैं: 1. भाईचारा व प्रेम बनाए रखना। 2. किसी भी कीमत पर रिश्तेदारी निभाना व टूटने से बचाना। 3. बुजुर्गों का सम्मान। 4. परंपराओं का निर्वहन करना, उनको निभाना।
संयुक्त परिवार और संस्कारों को महत्व देना और संतोषपूर्ण जीवन जीना। इसी पाठ के आधार पर जीवन मूल्यों का नया प्रचलन क्या है? भाईचारे और प्रेम को मूर्खतापूर्ण मानना, रिश्तेदारी निभाने को घाटे का सौदा मानना। आप उदाहरण भी दे सकते हैं जहाँ वे बुआ को पैसे भेजने की बात करते हैं, तब बेटे नकार देते हैं, उस बात को तैयार नहीं होते, मना कर देते हैं पैसे देने को। यह बीमार जीजा को देखने जाने की बात पर भी वे कहते हैं कि आपने दुनियादारी नहीं देखी। तो इस तरह से फिर बुज़ुर्गों का तिरस्कार, पाश्चात्य संस्कृति को अपनाना, एकल परिवार को महत्व देना, किसी भी तरह धन कमाना, तो ये नए प्रचलन हैं। और यशोधर पंत स्वयं पुराने जीवन मूल्यों का निर्वाह करते हैं, किंतु उनकी संतानें और पत्नी उनका विरोध करते हैं। इसी संघर्ष में पिसते हुए यशोधर बाबू का जीवन चक्र चलता है। पाठ में जो हुआ होगा वाक्य की आप कितनी अर्थ छवियां खोज सकते हैं। तो पाठ में जो हुआ होगा पहली बार तब आता है जब किशनदा के किसी रिश्तेदार से किशनदा की मौत का कारण यशोधर बाबू पूछते हैं, तो उत्तर मिलता है जो हुआ होगा, अर्थात पता नहीं क्या हुआ। इसका अर्थ यह है कि किशनदा की मृत्यु का कारण जानने की इच्छा किसी में नहीं है, कोई नहीं उसमें रुचि ले रहा। इससे यह पता चलता है कि किशनदा की कितनी दयनीय स्थिति रही होगी। दूसरा अर्थ किशनदा ही उपयोग करते हैं, वे अपनों से मिली उपेक्षा के लिए इस वाक्यांश का उपयोग करते हैं। वे कहते हैं, भाऊ सभी जन इसी जो हुआ होगा से मरते हैं, गृहस्थ हों, ब्रह्मचारी हों, अमीर हों, गरीब हों, मरते जो हुआ होगा से ही हैं। हाँ, शुरू में और आखिर में सब अकेले ही होते हैं, अपना कोई नहीं ठहरा दुनिया में, बस अपना नियम अपना हुआ। व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषताओं पर सोदाहरण प्रकाश डालिए। तो पहले ये पॉइंट्स हैं, आप इनको देख लीजिए, फिर इनका विस्तार हम देखते हैं अगले पन्ने पर। तो यशोधर बाबू मेहनती और कर्मठ थे, सरल और संवेदनशील थे, परंपरावादी थे, संस्कारी थे और धार्मिक थे, सादगी पसंद थे, आधुनिक परिवेश में बदलते हुए जीवन मूल्यों और संस्कारों के विरुद्ध थे। वे जीवन भर किशनदा के आदर्शों को ही मानते रहे, उनके आदर्श को त्याग नहीं सके। यशोधर पंत के व्यक्तित्व की विशेषताएं संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। इनके व्यक्तित्व की विशेषताओं पर अक्सर प्रश्न आता है, इसलिए यह इम्पॉर्टेंट है, इसे हम बाय हार्ट कर लीजिए। मेहनती और कर्मठ थे, उसका उदाहरण यहाँ पर आप दे सकते हैं कि दिल्ली आने के बाद कृष्णानंद यानी किशनदा पांडे के घर पर रहे और वहाँ रहते हुए उन्होंने मेस के रसोइये का काम भी किया और उसके बाद उन्होंने उनसे उनकी बातों, उनकी सीखों का, किशनदा की सीखों का अनुसरण करते हुए मेहनत की और नौकरी की और आज अफसर के पद पर हैं, अपनी मेहनत और कर्मठता के कारण ही। दूसरा, उनका स्वभाव था कि थोड़ा कंजूस भी थे। ऑफिस में जलपान के लिए 30 रुपये निकाल पाना ऑफिस वालों के लिए, उनके लिए बहुत कठिन था। पहले वे 10 देते हैं, उसके बाद बहुत कहने पर ही 20 रुपये और देते हैं। समझदार और जिम्मेदार थे, वे अपने पद के हिसाब से व्यवहार करने वाले व्यक्ति थे और यह गुण उन्होंने किशनदा से सीखा था। वे धार्मिक थे, ऑफिस के बाद वे मंदिर जाते थे, वहाँ प्रवचन सुनते थे और उसके बाद जब घर पहुँचते थे तो वहाँ भी वे संध्या पूजन करते थे। वे सामाजिक व्यक्ति थे। नौकरी शुरू होने के साथ ही उन्होंने संयुक्त परिवार को अपने साथ रखा। सामाजिक रिश्ते निभाने में उन्हें आनंद आता था। परंपरावादी थे, सालों साल तक वे अपने घर में कुमाऊनी परंपरा से संबंधित आयोजन भी किया करते थे। वे संवेदनशील थे और साथ ही साथ एक असंतुष्ट पिता भी थे। उनकी उम्मीदें अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा थीं। अपने पारिवारिक माहौल से बचने के लिए वे जानबूझकर अधिक समय तक घर से बाहर रहने की कोशिश करते थे। उनके बेटे किसी भी मामले में उनसे कभी सलाह नहीं लेते थे और यह बात उन्हें बहुत बुरी लगती थी। आधुनिकता के विरोधी होने के बाद भी उन्हें अपने बेटों की प्रगति अच्छी लगती थी। तो यहाँ भी
उनके मानसिक द्वंद्व का पता चलता है। तो कहानी में यह एक प्रतीकात्मक प्रयोग है जिसे यशोधर बाबू अपनी पत्नी के लिए प्रयोग किया करते थे। उनकी पत्नी, जो कि पुरानी परंपराओं को छोड़ आधुनिकता में ढल गई थी, स्वयं को मॉडर्न समझती है, इसलिए यशोधर बाबू ने उन्हें यह नाम दिया था। और साथ ही साथ वे उन्हें शायनल बुढ़िया, बूढ़ी मुँह, मुँहा से लोग करें तमाशे कहकर भी चिढ़ाया करते थे। परीक्षा में बार बार आने वाले प्रश्नों में यह भी है, यशोधर बाबू दो भिन्न कालखंडों में जी रहे हैं, पक्ष या विपक्ष में उदाहरण सहित तर्क दीजिए। तो यशोधर बाबू किशनदास के आदर्शों पर चलते थे। उन्हें अपना पुराना रीति रिवाज, रहन सहन काफ़ी अच्छा लगता था और वह संयुक्त परिवार में रहना पसंद करते थे। वह रोज़ मंदिर जाते और कीर्तन करते थे। उन्हें नए ज़माने की वस्तुएं समहाउ इम्प्रॉपर सी प्रतीत होती थीं। उन्हें निम्नलिखित चीज़ें इम्प्रॉपर सी प्रतीत होती थीं, जैसे पुत्र द्वारा असामान्य वेतन प्राप्त करना, बेटी के द्वारा अभद्र कपड़े पहनकर जाना या पहनना, सिल्वर वेडिंग की पार्टी आयोजित करना, बच्चों की पिता की बात को न मानना, घर में टीवी फ्रिज ले आना, परिवार वालों की मदद ना करना। वो नई संस्कृति के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं थे और कई बार इस कारण लोग उनका मजाक भी बनाते थे। वे अपने संस्कारों को ही सबसे अच्छा मानते थे। कार्यालय में जब कर्मचारी उनसे पार्टी मांगते हैं सिल्वर वेडिंग की, तो वे उन्हें पैसे दे देते हैं, परंतु उनके साथ उसमें शामिल नहीं होते। स्कूटर की सवारी को वे अच्छा नहीं मानते और ना ही अपनी वाइफ, जो पत्नी है उनके बदले हुए रहन सहन और नए तरीके के कपड़े पहनना उन्हें अच्छा लगता था। और अपने घर में सिल्वर वेडिंग की जो पार्टी हो रही थी, उसमें उनका यह हर संभव प्रयास था कि वे किसी न किसी तरह से उसमें शामिल ना हों। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेटा फ्रिज टीवी लेके आता है, वे उस बात को समझते हैं और इन सुविधाओं को अच्छा और शोभा बढ़ाने वाला मानते हैं और साथ ही बच्चों के कहने पर केक भी काटते हैं, मन रखते हैं बच्चों का। तो इस तरह से वे दो भिन्न कालखंडों में जी रहे थे। प्रश्न, परिवार में रहते हुए भी यशोधर बाबू स्वयं को अकेला क्यों महसूस करते थे, या यशोधर बाबू के जीवन में जीवन मूल्यों के पुराने और नए प्रचलन में किस प्रकार का द्वंद्व था। यशोधर बाबू के जीवन में पुराने होते जा रहे जीवन मूल्यों और नए प्रचलनों के बीच द्वंद्व था। एक तरफ आधुनिकता थी तो दूसरी तरफ किशनदास की सीख। वे इन दोनों में सामंजस्य नहीं बना पा रहे थे। एक और बेटे की तरक्की से खुश थे तो दूसरी ओर उसका इतना पैसा कमाना उन्हें समहाउ इम्प्रॉपर लगता था। उन्हें बेटी का जीन्स टॉप और पत्नी का बिना बाह वाला ब्लाउज पहनना पसंद नहीं था। दफ्तर और घर के लोग पश्चिमी संस्कृति को अपना चुके थे, लेकिन यशोधर बाबू को यह सब अंग्रेज़ों के चोंचले रखते थे। स्कूटर की बजाय वे पैदल दफ्तर जाना पसंद करते थे। वे रिश्तेदारी निभाना चाहते थे, लेकिन उनके बच्चे ऐसा नहीं चाहते थे। नई तकनीकों को अपनाना गर्व महसूस कराता था, लेकिन समहाउ इम्प्रॉपर भी लगता था। इन सब के कारण उन्हें अत्यधिक संघर्ष करना पड़ा और उनकी अपने बच्चों और बीवी से नहीं बनती थी। उन्हें सबके साथ रहते हुए भी अकेले जीवन जीना पड़ता था। बाबू और नई पीढ़ियों के विचारों में वे क्या अंतर हैं जिनके कारण नई पीढ़ी उनके विचारों को प्रासंगिक नहीं मानती। यशोधर बाबू के जीवन मूल्य पुराने और सांस्कृतिक हैं। उनके अनुसार नए उपकरणों का प्रयोग समहाउ इम्प्रॉपर है। वे समाज में आ रहे परिवर्तनों के साथ नहीं चलना चाहते। वे अपनी दकियानूसी विचारधारा को जीना चाहते हैं। उनके अनुसार व्यक्ति को और जीवन मूल्यों को समय के साथ कुर्बान नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको सहेज कर रखना चाहिए। नई पीढ़ी नई विचारधारा वाली है, वह तेज जिंदगी जीने में विश्वास रखती है और यशोधर बाबू के दकियानूसी विचारधारा का एकदम खंडन करती है। नई पीढ़ी नई तकनीक एवं नई वेशभूषा अपनाना चाहती है। ये पश्चिमी संस्कृति के पीछे भाग रहे हैं, जबकि यशोधर बाबू भारतीय परंपराओं में विश्वास रखते हैं और वेशभूषा भी भारतीय ही अच्छी मानते हैं। उनके बच्चे एवं पत्नी नई पोशाक पहनती हैं जो उन्हें समहाउ इम्प्रॉपर लगती हैं। उनके इन्हीं दकियानूसी विचारों के कारण नई पीढ़ी उन्हें प्रासंगिक नहीं मानती। इसके साथ ही यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।